बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 में जो 1799 पोस्ट पर आई हुई है, उसके लिए आज हम लोग ज्ञान बिंदु का जो होमवर्क सीरीज 3.0 है फ्रेंड्स, उसके टेस्ट नंबर 2 को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 के लिए जो नया वाला होमवर्क सीरीज है 3.0, उसके टेस्ट नंबर 2 को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये टेस्ट जो है 27/9/2025 को संपन्न कराया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको टेस्ट 1 डिस्कस करा दिया था। जो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और देखिए, उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। चलिए देखिए, पहला कथन पढ़ेंगे कि आयोग का गठन यानी कि 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, 16वें वित्त आयोग का गठन जो है 31 दिसंबर 2024 को नहीं, 31 दिसंबर 2023 को हुआ था। ठीक है। और देखिए, श्री अरविंद पनगड़िया जो हैं ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये वाला तो पहला गलत हो गया, बट दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है सही दिया गया है। अच्छा, वित्त आयोग की बात करते हैं तो देखिए, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए पहला वित्त आयोग का गठन जो है 1951 में हुआ था, यानी कि पहला वित्त आयोग 1951 में अस्तित्व में आया था। और इसके जो अध्यक्ष थे यानी कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे ये केसी नेगी थे, यानी कि क्षितिज चंद्र नेगी थे, या नियोगी भी कहा जाता है। तो आप दोनों ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए, भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 280 है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है। और एक आर्टिकल ध्यान रखिएगा 243I, ये राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। क्लियर। देखिए, पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यपाल जो है हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है। और केंद्रीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला गलत है बट दूसरा जो है आपका सही है। तो कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरी डिटेल में मैं आपको बताते चलूँगा। जिन्होंने टेस्ट नंबर 1 नहीं देखा है जा करके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, इनको जो है ना संस्कृत साहित्य में उनके योगदान के लिए, तो यहाँ पर संस्कृत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी रिसेंटली आपको याद रखना है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, तो प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार यानी कि हिंदी के ये साहित्यकार हैं विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, मानव विकास सूचकांक यानी कि 2025 की बात हो रही है, इसमें भारत 130वें स्थान पर है। तो बिल्कुल देखिए, मानव विकास रिपोर्ट जो है ये यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, यानी कि आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर है। यह रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक की एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसका उद्देश्य कल्याण और विकास के प्रमुख आयामों पर आधारित होता है। तो यहाँ पर भारत का रैंक 130वां है। ये आपका बिल्कुल जो है यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। और पहले स्थान पर जो है इसमें आइसलैंड है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लैंगिक असमानता सूचकांक यानी कि GII। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक GII है और एक आपका है GGGI या GGR ही कह दीजिए। ठीक है ना। अब देखिए, ये GII का मतलब क्या होता है, तो जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, जो कि आपसे पूछा जा रहा है। और ये होता है आपका वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, इसको बोला जाता है। ठीक है ना, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट या गैप इंडेक्स कहिए। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे GII पूछा गया। इसमें 102वां स्थान भारत का नहीं है, इसमें 108वां स्थान है। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पर ये वाला नहीं पूछ रहा है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर।
चलिए, ये भी जो है आपका GII, ये UNDP के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है, बट GGG और R वाला जो इंडेक्स है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर पहला सही है और दूसरा जो है आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर केवल 1 हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस ऋण श्रेणी की सीमा 50,000 से 5 लाख तक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये लॉन्च हुआ था 2015 में, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसमें से हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए शिशु श्रेणी में 50,000 रुपया है, बट किशोर श्रेणी में 50,000 से 5 लाख रुपया है। तो यही पूछा गया 50,000 से 5 लाख, तो ये किशोर श्रेणी में है। अच्छा, तरुण श्रेणी में पूछेगा तो आपका हो जाएगा 5 लाख से 10 लाख रुपया, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और तरुण प्लस पूछेगा तब 10 लाख से 20 लाख रुपया। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इंद्र 2025 ये एक तरह का सैन्य अभ्यास है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही दिया गया है। चलिए देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ ना कि 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं सब्जेक्ट वाइज कवर करवा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको हिस्ट्री करवा दिया है, इसके बाद मैं आपको ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी और मैं आपको बिहार स्पेशल कवर करवा दूंगा। तो अगर आपने हिस्ट्री वाला सेशन नहीं देखा हुआ है तो जाकर के देख लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मैंने करवाया हुआ है। इससे पहले जो 1275 पोस्ट की वैकेंसी थी 2 शिफ्ट में हुआ था, उसका मैंने करवा दिया है पेपर। और जो 2213 पद पर आई हुई थी इससे पहले, मतलब 1275 से पहले, उसका भी मैंने पेपर कराया हुआ है। तो सब जाकर के देख लीजिएगा। देखिए, यह भारत रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक सैन्य अभ्यास का 14वां संस्करण है। तो देखिए, बिल्कुल ये नौसैनिक अभ्यास से ध्यान रखिएगा और इसका 14वां संस्करण है। और देखिए, ये चेन्नई के तट और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। तो ये गोवा के तट पर आयोजित नहीं हुआ था, ये चेन्नई के तट पर आयोजित हुआ था। तो पहला करेक्ट है, बट दूसरा इनकरेक्ट है। तो कौन सा सही है? तो केवल 1। चलिए देखिए, अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया था? तो ये विधेयक जो है ना, ये आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? बफ संशोधन विधेयक 2025, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस प्रमुख परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? अच्छा, ये बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था। और देखिए, यहाँ पर जो पूछा गया है कि किस प्रमुख परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, तो फ्रेंड्स ये बिमस्टेक समुद्री परिवहन समझौता यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का अंतरिक्ष में विस्तारित मिशन, देखिए विस्तारित मिशन कितने समय का था? ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर बात करते हैं सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की, तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का मिशन तकनीकी खराबी के कारण ये लंबा हो गया था। हालांकि शुरुआत में ये 8 दिन तक ही निर्धारित था, बट जब इसमें तकनीकी खराबी आया तो ये लगभग आपका 286 दिन तक इनको अंतरिक्ष में बिताना पड़ा था। तो यहीं 286 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बट निर्धारित ये 8 ही दिन था और बिताना पड़ा था इनको 286 दिन। तो वहीं विस्तारित मिशन 286 दिन। देखिए, द ब्रूटलिस्ट में अपनी भूमिका के लिए किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? अच्छा, इससे पहले वाला टेस्ट 1 में मैंने पूरे डिटेल में इसको ऑस्कर कराया हुआ था और ऑस्कर अवार्ड में मैंने बताया भी था कि एड्रियन ब्रॉडी को द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है अनोरा फिल्म के लिए किसको दिया गया है? तो माइकी मेडिसन को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, क्लियर है। और सर्वश्रेष्ठ जो है आपको पता है कि पिक्चर जो है ये अनोरा को दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही दिया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये FHI इंडेक्स जो है ना, यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और यह रिपोर्ट 5 प्रमुख उप सूचकांक पर आधारित है, राज्यों की राजकोषीय स्थिति का आकलन प्रदान करती है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। यह सूचकांक जो है ना, आपको याद रखना है, ये आपका 5 प्रमुख उप सूचकांक है उस पर आधारित है, जैसे कि व्यय की गुणवत्ता, राजस्व संग्रहण, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता। इन 5 उप सूचकांकों पर यह आधारित है। और राजकोषीय स्थिति के मामले में ओडिशा जो है शीर्ष राज्य रहा है। यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया और तीसरा सही हो गया।
तो सही कौन सा है, तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वार्षिक बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस बार जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक थी, जिसका आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस क्लस्टर्स में किया गया। तो यहाँ पर आपका 55वीं थी और दावोस में हुआ था, दोनों आपका करेक्ट दिया गया है। ठीक है, चलिए और कोई त्रुटि अगर मुझसे हो जाती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपसे निवेदन है कि आप लोग प्रश्न संख्या लिख करके कमेंट करिएगा। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की 19वीं वर्षगांठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है कथन दिया गया, उन पर आपको विचार करके सही आंसर बताना है। देखिए बात करते हैं रिजर्व बैंक की, तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा फ्रेंड्स कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, याद है ना। अब आप जोड़ लीजिए कि इसका 90वीं वर्षगांठ इस वर्ष मनाया गया है 1 अप्रैल 2025 को, और इसमें जो है भारत की जो राष्ट्रपति हैं, आपको याद होगा द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने इसमें जो है भाग लिया था। ठीक है ना, और इसमें ये मुख्य अतिथि भी थी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और आरबीआई को संसद का अधिनियम द्वारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जगह स्थापित किया गया था। ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत दिया गया है, क्योंकि आरबीआई को नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जगह स्थापित किया गया था। ठीक है ना। अच्छा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, देखिए फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जगह 1955 में जो है भारतीय स्टेट बैंक, मतलब इसका नाम बदल करके किया गया था। तो यहाँ पर आरबीआई नहीं होगा, अगर एसबीआई रहता तब ये करेक्ट हो जाता। तो ऑप्शन केवल एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित अच्छा आरबीआई के अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है, कृपया आप लोग मुझे उनका नाम कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखिए निम्नलिखित जल प्रणालियों पर विचार कीजिए और कौन सा जल प्रणालियाँ वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट 2025 में शामिल की गई है। तो आपने बखूबी पढ़ रखा होगा कि मूसी नदी ऐतिहासिक इमारत और भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली को जो है इस बार वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच सूची में, वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर 1 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो अभी देखिए रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने जो है, आपको याद होगा कि मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, कितने भाषाओं को, तो 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया हुआ है। तो देखिए पहले शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 हुआ करती थी और 5 नया भाषा जुड़ गया है। तो इस प्रकार से अब आपके शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़ करके 11 हो गई हैं। ये भी आप ध्यान रखिए, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत के किन 2 स्थलों को, सेम वही क्वेश्चन है, विश्व स्मारक निगरानी सूची, यानी कि यही प्रश्न है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट, हिंदी में इसको बोला जाता है विश्व स्मारक निगरानी सूची। तो अभी मैंने बताया था मूसी नदी ऐतिहासिक इमारत और भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली को शामिल किया गया है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। पहला आपको ध्यान में होगा कि अमित शाह जी जो हैं, इन्होंने 2025 में लाल कृष्ण आडवाणी के कार्यकाल को पीछे छोड़ते हुए भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गृह मंत्री बने हैं। ये वाला सही है। बट यहाँ पर भी जो है ना, देखिए मोदी जी ने जो है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल को पीछे छोड़ते हुए देश के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री बने हैं। बट यहाँ पर देखिए भारत के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले नहीं, ये भारत के दूसरे सबसे होगा। तो यहाँ पर दूसरा लग जाता ना, तब ये भी करेक्ट होता। बट अभी दूसरा नहीं लगा हुआ है, ये दूसरे बने हैं और पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं। तो आपका केवल इसमें एक ही सही दिया गया है। ठीक है, देखिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अच्छा, 71वां राष्ट्रीय फिल्म जो आपका अवार्ड है, इसकी बात करते हैं तो बेस्ट फिल्म जो है, इसमें बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करते हैं तो ये आपका कटहल ए जैकफ्रूट मिस्ट्री को दिया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म 12वीं फेल को दिया गया है। बेस्ट एक्टर 2 लोगों को दिया गया है, शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए। तो देखिए विक्रांत मैसी को 12वीं फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 12वीं फेल के लिए, और शाहरुख खान को जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। तो इन दोनों को दिया गया, ये तो सही हो गया। और रानी मुखर्जी को जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है और तीसरा भी करेक्ट है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड इसमें मोहनलाल को दिया गया था।
ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। और बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड जो है द केरल स्टोरी के लिए सुदीप्तो सेन को दिया गया था। चलिए उसके बाद देख लीजिए, ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है हमारा कि अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी किस आतंकवादी समूह ने लिया था। अच्छा, डेट आपको याद रखना है। ये आतंकवादी हमला जो पहलगाम में हुआ था, ये 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। कब, तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, 22 अप्रैल 2025 को। और देखिए इसकी जिम्मेदारी जो है TRF नामक आतंकवादी समूह ने लिया, यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, द रेजिस्टेंट फ्रंट। तो हो सकता है आपको TRF मिल जाए, तो TRF भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की दूसरी खेप भेजी है। तो दूसरी खेप भेजा हुआ है फिलीपींस को, फिलीपींस को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, फिलीपींस को भेजा हुआ है। क्लियर, आपको ध्यान होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय लेखक की लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया है, उसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तो द हार्ट लैम्प दिया गया है द हार्ट लैम्प के लिए जो आपका इंटरनेशनल बुकर अवार्ड है, ये दिया गया है बानू मुश्ताक को, ठीक है ना, कन्नड़ भाषा की है ये। और ध्यान रखिएगा, इसका अनुवाद जो है दीपा भस्ती ने किया हुआ है, दीपा भस्ती ने। चलिए उसके बाद देखिएगा, कोसी मेची लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, कोसी मेची लिंक परियोजना से संबंधित अभी 71वीं BPSC का जो PT हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए इसमें मैं बात करता हूं, तो देखिए यहाँ बिहार में कोसी नदी के अधिशेष जल को मेची की ओर मोड़ने की एक परियोजना है, बिल्कुल सही है। और इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है, ये भी आपका करेक्ट है। और देखिए इससे अगर लाभान्वित जिला पूछेगा ना, तो इन जिला का भी नाम याद रखना है, जिला ही दिया गया था 71वीं BPSC में। तो जिला था आपका अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोनों राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ऑरेंज इकोनॉमी बन रहा है। यहाँ पर ऑरेंज इकोनॉमी का आशय क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो किया होगा तो आपको याद होगा कि मुंबई में जो आपका वेब्स शिखर सम्मेलन हुआ था, मुंबई में जो आपका वेब्स शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ऑरेंज इकोनॉमी का जोरदार समर्थन उन्होंने करते हुए कहा था कि यह एक रचनात्मक क्रांति है जिसका नेतृत्व करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। रचनात्मक क्रांति यानी कि क्रिएटिव अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। जल जीवन मिशन, तो इसको 2028 तक ध्यान रखिएगा, 2028 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किस राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और पटना हवाई अड्डा, तो वैसे आप पकड़ ही लीजिएगा कि बिहार है, बट ध्यान दीजिएगा बिहार राज्य में पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा। और राज्य के 6 जिलों को जो है वहाँ पर, जैसे कि मुंगेर जो है, वहाँ पर मुजफ्फरपुर है, उसके बाद सहरसा, भागलपुर और पश्चिम वाल्मीकि नगर जो पश्चिम चंपारण में है, वहाँ पर नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इस सेट में, इस टेस्ट में करंट अफेयर्स और पॉलिटी के क्वेश्चन है। देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये प्रथम अधिनियम जो था, ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। रेगुलेटिंग एक्ट को हिंदी में विनियम अधिनियम कहा जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 याद रखिएगा। और देखिए, इस रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय प्रणाली की स्थापना, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में जो है नामित किया, ठीक है ना। और 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी। और जो है इसने कलकत्ता और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को बंगाल गवर्नर जनरल का अधीन कर दिया था। तो याद रखिएगा ये सब। निम्नलिखित में से देखिए, किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये इसी के तहत हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, और आपको याद होगा कि यह न्यायालय जो था, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश से मिलकर के ये बना हुआ था। और सर एलिजा एम्पे का नाम आपने ज़रूर पढ़ा होगा। एलिजा एम्पे जो थे, इसके
पहले मुख्य न्यायाधीश थे कलकत्ता का जो सर्वोच्च न्यायालय था। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मिलान करना है अगला प्रश्न में। तो देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर मिलान करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो ये आपका हो जाएगा पिट्स का भारतीय अधिनियम, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो अभी मैंने आपको बताया था कि नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो चार्टर अधिनियम 1813। और गवर्नर जनरल की परिषद की कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देख लीजिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3 और 4। तो देखिए कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 वाला, अगर बात करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत जो है आपको याद होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। और देखिए वाणिज्यिक कार्य जो है निदेशक मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में दिया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में, ठीक है ना। और राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य की निगरानी के लिए जो है ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया था, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए उसी से रिलेटेड है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था। तो मैंने अभी आपको बताया था कि वाणिज्यिक कार्य जो है ये आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में रहा था, जबकि राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य के लिए जो है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। तो ध्यान रखिएगा, इससे बहुत लोग मिलता जुलता कहेंगे कि बी भी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग कर दिया गया था। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को किस रूप में भी जाना जाता है। तो 1813 को आपको याद होगा कि इसको चार्टर अधिनियम 1813 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका चार्टर अधिनियम हो जाएगा। और देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसने चाय और अफीम के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके कंपनी के अन्य सभी व्यापारी जो वाणिज्यिक एकाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया था। और इस अधिनियम के तहत भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया और मिशनरियों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा और साहित्य को बढ़ावा देने की अनुमति दी गई थी। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, आगे प्रश्न आपको मिलेगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था। तो याद रखना अगले 20 वर्षों के लिए, तो यहाँ पर 20 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो अभी मैंने बताया था कि 1813 का जो आपका चार्टर अधिनियम था ना, उसके द्वारा क्या किया गया था। तो इसके द्वारा अधिनियम के तहत भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया और मिशनरियों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा और साहित्य को बढ़ावा देने की अनुमति दी गई थी। तो बिल्कुल ये हो जाएगा। और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 भी है और प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको याद होगा कि अंततः लॉर्ड मैकाले के प्रभाव में 1835 में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम घोषित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक कथन तो आपको यहाँ पर दिया गया था और अभी मैंने बताया था कि इसने चाय और अफीम के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके कंपनी के अन्य सभी वाणिज्यिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यहाँ पर इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों को, यहाँ पर देखिए अब मैं इसका सीधे आंसर बता दे रहा हूँ। तो आपका 1 और 2 मतलब दूसरा भी सही है, तो ये आपका 1 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला मैंने आपको बता ही दिया था, दूसरा भी यहाँ पर आपका सही दिया गया है, ठीक है। तो आपका 2 ऑप्शन यहाँ पर मतलब 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। बताइए, नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। तो ये 1833 का जो है चार्टर अधिनियम था। इसमें यह प्रावधान था कि भारतीय किसी भी कंपनी की नौकरी से प्रतिबंधित नहीं होंगे।
हालांकि देखिए निदेशक न्यायालय के विरोध के कारण इस प्रावधान को बाद में हटा दिया गया था, बट अभी इसका आंसर वही होगा 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे हम लोग कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया गया था। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, यह आपका जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम जो था 1858, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता को सीधे ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है ना, तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी, बताइए। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 1859 का अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम, जिसको कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 बोला जाता है। इनलैंड इंग्लैंड नहीं, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट बोला जाता है 1859। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, अंतर्देशीय आव्रजन अधिनियम, ठीक है ना, या अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम, दोनों ध्यान रखेंगे आप। चलिए ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उसके अधिकार को और अधिक बल प्रदान किया था, बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसी ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभागीय पद्धति को लागू करके वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर वायसराय का अधिकार को और अधिक मजबूत किया था। ठीक है ना, इस अधिनियम ने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किया, जिससे वायसराय अपने कार्यकारी परिषद के सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंप सकते थे। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, 1861 भारत परिषद अधिनियम। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा फ्रेंड्स, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है, और सेशन को एक ग्रुप में ज़रूर ही शेयर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा। देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही दिया गया है। तो देखिए इससे कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार हुआ था, बिल्कुल आपका यहाँ पर पहला सही दिया गया है, तो यहाँ पर पहला ही सही दिया गया है। ठीक है ना, चलिए तो ये नहीं था तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्लियर, पहला सही है केवल। देखिए अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया था। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अप्रत्यक्ष, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष, तो अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार जो है अंग्रेजों ने किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स ये आपका यहाँ पर देख लीजिए 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम होगा, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि किस ब्रिटिश कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार भारतीय विधान परिषदों में चुनाव के लिए सीटों का आवंटन किया गया था, बताइए। सीटों का आवंटन, तो सीटों का आवंटन जो है ना पहली बार ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ही होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था, बताइए। तो 1892 के सुधारों का विस्तार जो था ना, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था, जिसे मार्ली मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका भारत सरकार अधिनियम, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा ना 1909, जिसको कि मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया था। तो 1909 में, आपको याद होगा 1909 भारत सरकार अधिनियम यानी कि मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और यहाँ से आपको सही कथन चुन करके बताने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए कि मार्ली मिंटो सुधार ने राज्य विधानसभाओं में शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया, शासकीय बहुमत को समाप्त कर दिया, राज्य विधानसभाओं में आधिकारिक बहुमत को समाप्त किया था, बिल्कुल यहाँ पर यह करेक्ट दिया गया है। और भारत सरकार अधिनियम 1909 के अतिरिक्त गैर सरकारी व्यक्ति स्थानीय निकायों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए। बिल्कुल देखिए गैर सरकारी व्यक्ति जो थे या स्थानीय निकायों में सीधे निर्वाचित नहीं होते थे, बल्कि वे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे, तो ये भी करेक्ट है, यानी कि आपका ए और दो, मतलब एक और दो दोनों सही है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन से मार्ली मिंटो सुधार ने सेम क्वेश्चन है ना, हाँ एकदम सेम क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया है, एक बार देख लीजिए।
हाँ सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है दोनों। चलिए तो वही आंसर हो जाएगा इसका भी, एक और दो दोनों। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बताइए। तो देखिए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से, नहीं पूछा जा रहा है, बताइए। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को, प्रथा को आगे बढ़ाया। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पर कि इसने केंद्रीय कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया। उसके बाद देखिएगा सही नहीं पूछ रहा है। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल। और इसने केंद्र और प्रांतों को उत्तरदायित्व को स्पष्ट पृथक करते हुए संघवाद का मार्ग प्रशस्त किया था, ये आपका सही नहीं है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानसभा की उपरोक्त में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुआ था? तो देखिए ये 1920 में हुआ था, 1923 में हुआ था, या मैं लिखता हूँ 1920 में हुआ था, 1923 में हुआ था, 1926 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1934 में हुआ था और 1945-46 में हुआ था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा दिया गया है। 1926 है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर भी है। 1937 नहीं है इधर, ठीक है ना, 1934 है। 1945 है, बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं 45-46 है। तो इसीलिए आपका 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका सन, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, ठीक है ना, बिल्कुल। 1919 में जो है लंदन के साथ साथ भारत में भी भारतीय सिविल सेवा यानी कि आईसीएस की परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। और पहली बार ये परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है। तो ये करेक्ट है। और भारतीय सिविल सेवा में वर्ष 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, बिल्कुल सही है। देखिए सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे, इनके चयन के बाद 1863 में इनका चयन हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे इसमें भारतीयों की प्रवेश बढ़ा था आईसीएस परीक्षा में, और 1941 में बिल्कुल भारतीयों की प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो आपका दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए भारत सरकार विधेयक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 पर गठित संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष महिला मताधिकार के पक्ष में इनमें से किसने साक्ष्य दिया था? किसने या किन्होंने? तो ये श्रीमती एनी बेसेंट जी थी, सरोजनी नायडू जी भी थी और श्रीमती हीराबाई टाटा भी थी। तो इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। तो 1, 2, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया? तो ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम था। उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र बताया था? ये न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी के रूप में वर्गीकृत किया था। तो ये आपको याद होगा फ्रेंड्स कि ये आपका भारत सरकार अधिनियम था 1935। चलिए उसके बाद देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था? अब देखिए उच्च सदन का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यानी कि राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। अच्छा निम्न सदन का नाम क्या था? निचला सदन का? तो निचला सदन का नाम था संघीय विधानसभा। तो दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से देखिए किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया? तो फ्रेंड्स ये 1935 का आपका भारत सरकार अधिनियम है, ठीक है। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का, यहाँ दास्ता बना लीजिए, यहाँ पर ये न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, तो अभी हमने देखा था कि 1935 का ये भारत सरकार अधिनियम है। 2-3 प्रश्न रिपीट हो गए हैं, कोई बात नहीं। 75 प्रश्न ही इस टेस्ट में दिया जा रहा है। पहला टेस्ट में भी 75 था, इसमें भी 75 है। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? और पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस केंद्रा क्विज, ठीक है ना, सक्सेस केंद्रा क्विज, वहाँ पर जाइए, या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। देखिए 1935 किस पर आधारित थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये एक संघीय और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से देखिए क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं थी? तो 1935 की विशेषता जो थी ना, ये आपका हो जाएगा कौन सा? तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था नहीं थी, ये 1919 का ये विशेषता था। बाकी देखिए संघीय प्रांतीय स्वायत्तता था, केंद्र में द्वैध शासन था, प्रांत में द्वैध शासन, ये 1919 का था।
चलिए उसके बाद देखिएगा, और समवर्ती सूची का सृजन था, ठीक है ना, समवर्ती सूची का सृजन था, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं के उद्गम में सहायता किया था। तो यह 1935 हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम। देखिए भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम या आयोग ने किया था? केंद्रीय न्यायालय के। तो ये भारत सरकार अधिनियम है आपका 1935, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया था और इसे अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। और भारतीय संघीय न्यायालय 1937 में भारत में स्थापित एक न्यायिक निकाय था और 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बनने तक संचालित था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया है? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने बताया है। देखिएगा कि भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है कि भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में फर्स्ट टाइम भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यानी कि मार्ले मिंटो के अंतर्गत किया गया था। और इस अधिनियम के तहत सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया था और ये नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय सदस्य इनको बनाया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम या आयोग के द्वारा किया गया था? देखिए संघीय न्यायालय तो निश्चित रूप से 1935 हो जाएगा, कोई भी डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए। तो 1935 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो ये आपको दिया गया था गवर्नर जनरल को या वायसराय को, दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1935 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? बताइए। तो निश्चित रूप से यह आपका हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था? तो भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है या बिना ब्रेक वाली, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये आपका कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था, ठीक है। और मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियम में विभाजित किया गया था। एक था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा आपसे पूछा जा रहा है, तो दूसरा आपका था बर्मा सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। चलिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही कथन यहाँ से आपको चुन करके बताने हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा पहला स्टेटमेंट है कि अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो बिल्कुल ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा ही तो अधिनियमित किया गया था और इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, बिल्कुल। चलिए तो ये आपका दोनों करेक्ट है और ये अधिनियम 1935 से प्रारंभ हुआ था, नहीं, यह अधिनियम 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था, 1937 को, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, तो ये अलग गलत हो जाएगा, तो पहला और दूसरा आपका करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार 2 सदन बनाए गए थे? 2 सदन बनाए गए थे, बताइए। 2 सदन बनाए गए थे किसके द्वारा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1919 के द्वारा, ठीक है ना, यहाँ है क्या, हाँ 2 सदन बनाए गए थे, तो 1919 का अधिनियम। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि सूची दिया गया है और यहाँ पर आपको मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, तो ये आपका हो जाएगा निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत, ठीक है ना। अच्छा द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, तो 1909 में क्या था, मुस्लिम समुदाय के लिए अलग जो है निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हुआ था, बिल्कुल। और भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है ये आपका प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत, ठीक है। और यहाँ पर जो क्षेत्र की शुरुआत है ना, यहाँ से आया हुआ है, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत इधर से यहाँ पर आ गया है।
चलिए तो इसको मिला लीजिएगा आप लोग। देखिए किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था, तो ये 1946 आपको याद भी होगा फ्रेंड्स। 1946 कैबिनेट मिशन 1946 की संस्तुतियों के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। देखिए कि संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र में विभाजित हुए थे, तो अभी ये प्रश्न पूछा भी गया था, शायद बीपीएससी की प्री में पूछा गया था। तो ये आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से यहाँ पर कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर विशेषता नहीं है ना, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद की विधायी इच्छा से एक संविधान निर्धारित करने को तलाशा गया था, यह आपका नहीं होगा। ठीक है। अच्छा ये वाला स्टेटमेंट देखिएगा कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना संबंधित है, ये सही है। और ध्यान दीजिएगा इसमें से अगर हम बात करते हैं तो आपका इसमें से पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से आपका ये वाला सही नहीं है, क्योंकि देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आपका 1947 था ना, इसने भारत और पाकिस्तान को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने की अधिकार दिया था, तो ये वाला आपका सही नहीं है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके फ्रेंड्स प्लीज़ बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न इसमें से सही हुआ है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, चलिए बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि 1947 का अधिनियम ने भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा निर्धारित किया था, ये आपका सही नहीं है। और देखिए सेशन को लाइक कर दीजिएगा, स्कोर बता दीजिए और एक ग्रुप में इसको फ्रेंड्स शेयर